नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। नवंबर महीने की करंट अफेयर्स के पहले पार्ट में आप सबका स्वागत है। नवंबर महीने के करंट अफेयर्स के 3 पार्ट आएंगे, जिसमें से पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। 3 पार्ट होंगे, 3 पार्टों में पूरे नवंबर महीने की करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दी जाएगी। पहला पॉइंट है कि 1 नवंबर 2025 को किन किन भारतीय राज्यों के स्थापना दिवस को मनाया जाता है। तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसको मैसूर नाम से इसका गठन किया गया था। मैसूर का नाम बदलकर 1973 में कर्नाटक कर दिया गया था। तो कर्नाटक जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 नवंबर को। ठीक, इसी तरीके से मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर ये रियासतें थी। इन रियासतों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया 1 नवंबर 1956 को, केरल। तो केरल भी 1 नवंबर 1 नवंबर को ही अपना स्थापना दिवस प्रतिवर्ष आयोजित करता है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का भी गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। मध्य प्रदेश को विभाजित करके 1 नवंबर 2000 को, वर्ष 2000 में 1 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश को पृथक करके छत्तीसगढ़ का भी गठन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ भी अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को आयोजित करता है। इसी प्रकार से जो पंजाब प्रांत था, पंजाब प्रांत का पुनर्गठन करते हुए 1 नवंबर 1956 को पंजाब से हरियाणा अलग कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य हैं या कौन सा ऐसा राज्य है जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस आयोजित करता है या मनाता है। ठीक, तो ये देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 नवंबर को आयोजित किया गया विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक, वेजिटेरियंस का डे। जो लोग मांस नहीं खाते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं, उनके लिए एक दिवस का आयोजन किया गया। कब? 1 नवंबर 2025 को। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 1956 में। इसकी थीम क्या है? वीगेनिज्म एंड इट्स पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द प्लेनेट एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक, तो जो लोग जो है, एक वर्ड इसी पे आता है कि जो लोग जानवर या जानवर से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ तक कि दूध, अंडा, ये सब कुछ भी नहीं खाते हैं, उन सबको वीगन वर्ड से संबोधित किया जाता है। ये प्योर वेजिटेरियन। ठीक, तो विश्व शाकाहारी दिवस, केवल एक लाइन याद रखना, 1 नवंबर को आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? ठीक, नेक्स्ट है, विगत दिनों भारत के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक का निधन हो गया है। तो मैनुअल फ्रेडरिक का संबंध किस राज्य से था, किस खेल से संबंधित थे, और जिस खेल से संबंधित थे उन खेलों में इनका क्या योगदान रहा, ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो मैनुअल फ्रेडरिक सबसे पहले कौन थे? तो भारतीय हॉकी के ये एक गोलकीपर थे, भारत की हॉकी टीम के एक गोलकीपर थे। ये केरल राज्य से संबंधित थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, इस कारण से चर्चा में है। अब ये 1972 में जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था, इस ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम को कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। तो इस कांस्य पदक जीतने वाली टीम के ये एक मेंबर थे, एक सदस्य थे। बाद में चल के इन्होंने कई बार जो है भारत की टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें से 1973 में नीदरलैंड में जो है हॉकी विश्व कप में रजत पदक भारत की टीम ने जीता था, उसमें भी ये मेंबर थे। 1978 में अर्जेंटीना में विश्व कप के आयोजन के दौरान इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। तो कुछ चीजें याद कर लेना कि किस राज्य से संबंधित थे। हॉकी के गोलकीपर थे। कांस्य पदक 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के जो है अहम मेंबर थे। नेक्स्ट है, इनका उपनाम, इनके साथ वाले खिलाड़ी जो हैं, इनको टाइगर के उपनाम से संबोधित करते थे, टाइगर कहते थे। तो इनके हॉकी में विशिष्ट या उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में ध्यानचंद्र अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैनुअल फ्रेडरिक केरल से संबंधित, 1972 म्यूनिक ओलंपिक, और तीसरा जो है वो 2019 में मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये 3 चीजें अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट है आभार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आभार क्या है। तो आभार जो है एक ऑनलाइन स्टोर है। क्या है? ऑनलाइन स्टोर। ये ऑनलाइन स्टोर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन रेलवे द्वारा, भारतीय रेलवे, यानी जो भारतीय रेलवेज है, भारतीय रेलवेज द्वारा ये एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया गया है। ये स्टोर क्यों लॉन्च किया गया है? लोकल कारीगर जो हैं उनके द्वारा जो मुख्य रूप से हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुओं का उत्पादन उनके द्वारा किया जाता है, उन सब के शोकेस के लिए या उनकी खरीदारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसका नाम है आभार। ठीक,
आभार जो है ये इसमें से जो गिफ्ट आइटम्स या जो भी प्रोडक्ट्स शोकेस किए जाएंगे या इसके माध्यम से बेचे जाएंगे, उसमें से मुख्य रूप से जो स्वदेशी जनजातियां हैं, स्वदेशी जनजातियां, हथकरघा, बुनकर, ठीक, और जो लोकल आर्टिस्ट है, इन सब के द्वारा जो चीजें बनाई जाएंगी, जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, उन्हीं वस्तुओं की बिक्री आभार के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, आभार जो है मुख्य रूप से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, एक जेम, भारत सरकार का एक पोर्टल बना हुआ है, तो जेम पोर्टल के माध्यम से पूरा का पूरा जेम पोर्टल में आभार को, ऑनलाइन स्टोर को जोड़ा गया है। ठीक, अब इसके लिए जो ये उत्पाद है, प्रोडक्ट आएंगे कैसे? आभार डायरेक्ट तो जो कारीगर होंगे, कारीगर डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन पोर्टल से नहीं बेचेंगे। इसके लिए भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो मुख्य रूप से भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्राम क्षेत्र से संबंधित जो योजनाएं होती हैं उनके संचालन के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था द्वारा, और साथ में सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज इंपोरियम, यानी आदिवासी क्षेत्रों में जो भी उत्पादन वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो इन लोगों द्वारा उन चीजों को कारीगर के फेवर में या कारीगर की ओर से बेचने का कार्य करते हैं, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। तो यहीं से जो है इस पोर्टल को जोड़ा गया है आभार को। ठीक, तो आभार पोर्टल याद रखना एक ऑनलाइन स्टोर है, किसके द्वारा? भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किया जाएगा। अब इसमें से स्ट्रेटेजी के कुछ पॉइंट है कि एक जेम पोर्टल, हमेशा नाम आता रहता है, तो जेम पोर्टल क्या है? तो जेम पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी भारत का जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है उसके अधीन ये कार्यरत है। जेम पोर्टल 2016 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल क्यों शुरू किया गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो हैं सरकारी क्षेत्र में किसी भी वस्तुओं और सेवाओं की जो सप्लाई होती है वो जेम पोर्टल के माध्यम से की जाती है। मान लो किसी सरकारी विभाग में प्रिंटर की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, पेपर की जरूरत है, प्रिंटर वाला पेपर, A4 साइज पेपर की जरूरत है, या कोई भी स्टेशनरी की जरूरत है, तो उसके लिए जेम पोर्टल पे पहले डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमें इतना इतना जो है ये आइटम या स्टेशनरी की जरूरत है। उस जरूरत को पूरा करने के लिए जेम के माध्यम से विभिन्न बिडर्स, यानी जो टेंडर जारी किए जाएंगे, टेंडर जारी करने के बाद विभिन्न कंपनियों द्वारा इसी पोर्टल के माध्यम से जो है सरकारी विभागों में आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य उद्देश्य वही है कि जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में जो ये आपूर्तियां होती हैं, टेंडर जारी किए जाते हैं, इनमें पारदर्शिता बनाई जा सके। ठीक, तो जेम पोर्टल याद रखना 2016 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन ये कार्यरत है या संचालित है। नेक्स्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1956 में जो है इसके लिए एक अलग से संसद में एक्ट लाया गया। उस एक्ट के माध्यम से खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का गठन किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, भोपाल, बंगलौर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में है। ठीक, ये मुख्य रूप से जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, ये मुख्य रूप से MSME, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत होता है। ठीक, इसका मुख्य कार्य वही है कि ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है या ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो योजनाएं हैं उसके लिए लोगों को जागरूक करना। ठीक, ये याद रखना आभार इंडियन रेलवे द्वारा संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जेम पोर्टल किसके अधीन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन स्थापना कब हुई? 1956 में। किसके अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन? MSME मंत्रालय के अधीन। ठीक, कितनी चीजें इसमें याद रखना। नेक्स्ट है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस की एक जो संस्था है जो मुख्य रूप से शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के लिए कार्यरत संस्था है या उसके लिए कार्य करती है। इसकी हाल ही में एक बैठक हुई, 43वीं बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक, तो इस 43वीं बैठक के दौरान भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एक क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया। क्रिएटिव सिटी का मतलब ये हुआ कि क्रिएटिव सिटी यानी किसी विशेष वस्तुओं के उत्पादन के लिए, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या अन्य वस्तुएं हो, उनके उत्पादन के लिए किसी शहर को अपनी क्रिएटिविटी के लिए उसको अलग से एक श्रेणी प्रदान की गई है। ठीक, तो लखनऊ को जो है हाल ही में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब मुख्य रूप से पाक कला, पाक कला का मतलब भोजन। ठीक, भोजन बनाने की जो कला है उसी को पाक कला कहते हैं। तो इसको खान पान की नगरी की श्रेणी में लखनऊ को शामिल किया गया है।
तो मुख्य रूप से लखनऊ जो है, लखनऊ का सब लोग जानते हैं कि लखनऊ जो है पुरानी अवध नवाबी कल्चर जो है, वहाँ पर मिठाइयाँ भी, स्ट्रीट फूड जो है वो अत्यंत जो है पूरा का पूरा कल्चर विकसित है। यहाँ का कुछ जो है नॉन वेज जो है, जिनमें से गलौटी कबाब, वेज टुंडे कबाब, ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर इसके बाद जो वहाँ का स्थानीय व्यंजन है, जिसमें से निहारी कुलचा, पूरी कचौरी और टोकरी चाट जैसे ये शाकाहारी व्यंजन हो गए। मिठाइयों में से मलाई गिलौरी और मक्खन मलाई। इन सब चीज़ों को देख कर ही इस शहर को या लखनऊ को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। किस कैटेगरी में? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी मतलब खाद्य पदार्थों के लिए या खान पान की नगरी के रूप में। अब ये जो यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का दर्जा दिया गया है, ये नेटवर्क का दर्जा प्रारंभ किया गया 2004 से। 2004 से संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों में से विभिन्न देशों को, शहर को उनकी रचनात्मकता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए ये दर्जा दिए गए, जिसमें से भारत में सबसे पहले 2015 में 2 शहरों को, जयपुर को हस्तकला और लोक कला के लिए, वाराणसी को संगीत के लिए, फिर 2017 में चेन्नई को संगीत के लिए, 2019 में 2 शहरों को, मुंबई और हैदराबाद को क्रमशः फिल्म और गैस्ट्रोनॉमी, ठीक, इसके लिए, श्रीनगर को हस्तकला और लोक कला के लिए 2021 में, ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में 2023 में, कोझिकोड केरल का शहर है, कोझिकोड साहित्य के लिए 2023 में, ये खूब क्वेश्चन पूछा गया है 2023 कोझिकोड। अब 2025 में गैस्ट्रोनॉमी के लिए यानी खान पान के लिए लखनऊ को शामिल किया गया है। तो अब गैस्ट्रोनॉमी में 2 हो गए, एक हैदराबाद हो गया, ठीक, और दूसरा लखनऊ हो गया, ठीक। तो ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ये लखनऊ हाल ही में शामिल हुआ है। तो भारत के कुल कितने शहर हो गए? 9 शहर। अब तक कुल 9 शहरों को ये दर्जा दिया जा चुका है, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो द्वारा एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, एक अभियान भेजा गया है या एक उपग्रह भेजा गया है। ये उपग्रह का नाम क्या है? CMS-03। CMS-03 जो है ये भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है, जो भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया है, ठीक। तो भारत की भूमि से प्रक्षेपित किया जाने वाला अब तक का भारी उपग्रह है। लगभग 4410 किलोमीटर इस पूरे उपग्रह का वेट था। अब ये जो CMS-03 जो है भारत का संचार उपग्रह है, इसको 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपित किया गया। कहां पर? तो भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है वो कहां पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पर 2 साइट हैं, तो साइट नंबर 1 और साइट नंबर 2। तो साइट नंबर 2 से इसका प्रक्षेपण किया गया है, ठीक। इसरो द्वारा एक नया रॉकेट प्रक्षेपण स्थल भी स्थापित किया गया है कुलशेखरपट्टिनम में, ठीक। तो ये जो उपग्रह है CMS-03 भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया जाने वाला अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। जो संचार उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी से GTO यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई को GTO कहा जाता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांजिट ऑर्बिट। इस ऊंचाई पर जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, ये उपग्रह ये जो उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाते हैं, ठीक, यानी एक पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 24 घंटे लेते हैं। तो ये संचार उपग्रह होते हैं। तो संचार उपग्रह का प्रक्षेपण भारत ने LMV-3M5 रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया है, जिसे GSLV Mark 3 रॉकेट भी कहा जाता है। भारत की जो उपग्रहों की उपग्रह लॉन्च करने के लिए जो सैटेलाइट की सीरीज थी, उसमें सबसे पहले SLV बना, फिर ASLV बना, फिर इसके बाद PSLV के बाद GSLV बना, ठीक। तो सबसे भारत का सबसे सक्सेसफुल रॉकेट PSLV रहा, जिसके माध्यम से जो है सबसे ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। आजकल छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए एक नई कैटेगरी बना दी गई है छोटे रॉकेटों के लिए, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक। तो ये कुछ भारत के रॉकेट हैं। तो जो ये CMS-03 है, ये किस रॉकेट से भेजा गया है? GSLV Mark 3 या LVM-3M5 रॉकेट से। M5 का मतलब इस सीरीज का 5वां रॉकेट था। GSLV जो है भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी ऊंचाई पर यानी लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। कुछ समय पूर्व तक जो है भारत ने GSLV सीरीज जो है लगभग 2002-3 के बाद से इसने इस पर काम करना शुरू किया था, यानी इसका प्रक्षेपण शुरू हुआ था, परीक्षण शुरू हुआ था, और उस परीक्षण में कभी ये पास हुआ, कभी फेल हुआ। तो भारत अपने संचार उपग्रह जो इतनी ऊंचाई पर स्थापित करता था, वो हमेशा नासा के
किसी न किसी नासा या यूरोपीय यूनियन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उनके रॉकेटों से भेजा करता था। लेकिन भारत जो है आजकल जो है अपना खुद का स्वयं उसने GSLV Mark 3 लगभग अब सक्सेसफुल की कगार पर है। तो इसके माध्यम से एक सफल अभियान भेजा है CMS-03। CMS-03 रॉकेट जो है CMS-03 उपग्रह जो है इसके माध्यम से भारत में इंडियन नेवी के लिए समुद्री क्षेत्र में नेविगेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, LMV-3 रॉकेट जो है GSLV Mark 3 है, भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसे सोशल मीडिया की लैंग्वेज में जो है बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना गया है। ठीक, तो CMS-03 2-3 चीजें इसमें याद कर लेना। नेक्स्ट है 13वां महिला विश्व कप। ठीक, ICC का जो वर्ल्ड कप है, ICC वीमेंस वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कब किया गया? अक्टूबर-नवंबर 2025 में किया गया। आयोजन कहां पर किया गया? मुख्यतः आयोजन भारत में किया गया, लेकिन कुछ एक मैच जैसे जिसमें से मुख्य रूप से पाकिस्तान का जो मैच होना था, पाकिस्तान के मैच जो है वो श्रीलंका में आयोजित किए गए। जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले जो है T20 वर्ल्ड कप जो है उसमें भारत ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में कोई भी श्रृंखला नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे। तो उसी तरीके से पाकिस्तान ने खुद बोला कि हम भारत में खेलने नहीं जाएंगे। तो इसके लिए पाकिस्तान के मैचों के लिए श्रीलंका में अलग से मैच इसके आयोजित कराए गए। तो 13वां जो महिला विश्व कप रहा, वर्ल्ड कप रहा, इसमें कुल 8 देशों की टीमों ने भाग लिया। इस आयोजन के दौरान ICC वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं के इस वर्ल्ड कप में भारत जो है विजयी यानी विजेता टीम कौन सी रही? भारत। इसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत सिंह। कोच कौन थे? अमोल मजूमदार। सब कुछ जितना है सब कुछ याद कर लेना। पुरस्कार राशि क्या थी? तो पुरस्कार राशि, एक तो पुरस्कार राशि हो गई कि ICC का टूर्नामेंट है तो ICC पुरस्कार देगी। तो ICC ने पुरस्कार कितना दिया? ICC ने लगभग 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 39 करोड़ रुपए बनते हैं। तो ICC द्वारा भारतीय टीम को 39 करोड़ रुपए और BCCI ने अलग से पुरस्कार की घोषणा की और विजेता टीम को 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। तो टोटल जो है 39 करोड़ प्लस 51 करोड़, इतना भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ये पैसा मिला है। वो विजेता टीम कौन रही? तो विजेता टीम में दक्षिण अफ्रीका रही। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान जो थी उस समय इस टूर्नामेंट में लारा वोल्वार्ड्स थी। पुरस्कार राशि लगभग 20 करोड़ रुपए वो विजेता टीम को ये ICC की तरफ से दिया गया था। BCCI ने केवल भारतीय टीम को पैसा दिया। इस विश्व कप के दौरान जो है प्लेयर ऑफ द मैच यानी प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य में जो फाइनल मैच हुआ, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया शेफाली वर्मा को, जिन्होंने 78 गेंदों में 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए। ठीक, 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दीप्ति शर्मा को मिला, जिन्होंने 200 से ज्यादा रन बनाए थे और साथ में इसके लगभग पूरे टूर्नामेंट में 15 विकेट लिए। ठीक, भारत इससे पूर्व भी फाइनल में पहुंचा है, 2007 में भी पहुंचा और इसके बाद जो है 2017 में भी पहुंचा, लेकिन जो है हार का सामना करना पड़ा था। तो पहला महिलाओं का ICC टूर्नामेंट है जिसमें भारत विजयी हुआ। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद करना कि भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद महिला विश्व कप जीतने वाला चौथा देश बन गया है। तो विश्व का चौथा देश है जिसने ICC वीमेंस टूर्नामेंट जीता है। ठीक, आयोजन बहुत अच्छे से याद रखना कि आयोजन कहां पर किया गया, किस देश में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है आधार विजन 2032। ठीक, आधार सब लोगों को पता है कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। वो अलग बात है कि कभी कभी इसको माना जाता है कि ये केवल पहचान का प्रमाण है, कभी कभी माना जाता है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सब इसके बारे में अलग अलग अपडेट आते रहते हैं। तो आधार क्या है? आधार हर एक व्यक्ति परिचित है। पूरा नाम UIDAI, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो UIDAI जो है इसका गठन 2009 में किया गया था और ये भारत सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण था। नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के चेयरमैन थे, तो नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में सभी व्यक्तियों को एक यूनिक दस्तावेज या यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रदान करने के लिए सभी व्यक्तियों को कोई अपना एक कोड दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा। तो आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट यहां से आया था कि सभी योजनाओं में एक ही ID लगेगी, आधार कार्ड। ठीक, कालांतर में समय में परिवर्तन के साथ साथ आधार में खूब अपडेट होते रहते हैं। तो अपने आधार
के डेटा को लीक होने से बचाने के लिए या भविष्य में इससे आने वाली चुनौतियों से बचने के लिए UIDAI जो है उसने अपने इस आधार प्रक्रिया में पूरा का पूरा परिवर्तन किया है और एक पूरा आधार विजन 2032 प्रस्तुत किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2032 तक हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो होने वाली चुनौतियां हैं उनसे किस तरीके से बचेंगे। ठीक, तो UIDAI द्वारा जो है ये आधार विजन 2032 लॉन्च किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि 2032 तक हम क्या करेंगे, भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को भविष्य के अनुकूल बनाएंगे। कैसे कि भविष्य में जिस तरीके से AI है, AI जब आ रहा है तो AI के द्वारा जो है स्मार्ट सर्टिफिकेशन होगा, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी कि जब बनाया जो है साइट हैक करके या किसी भी तरीके से डेटा में परिवर्तन किया जा सके, आज बनाया नाम कुछ है कल दूसरा कुछ हो जाए। ठीक, क्वांटम कंप्यूटिंग सबसे महत्वपूर्ण खतरा है, क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसको लेकर बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जो है विश्व के जो सम्मेलन होते हैं उन सम्मेलनों में से इसके बारे में खूब चर्चा होती है कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है। जो मतलब क्वांटम कंप्यूटर मुख्य रूप से क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा इनकी गति होती है। ठीक, तो क्वांटम कंप्यूटर से होने वाले खतरों से हम किस तरीके से अपने आधार को, यानी लोगों का, जो नागरिकों का पूरा व्यक्तिगत डेटा है उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे। भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, ठीक, अभी ये 2025 में ये लॉन्च किया गया है। तो भारत का जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में लोगों की गोपनीयता बनाए रखना। ठीक, तो इसके हिसाब से किस तरीके से हम सारा का सारा डेटा सुरक्षित रखेंगे, ये सारा का सारा आधार विजन 2032 जो है प्रस्तुत किया गया UIDAI द्वारा। अब इसमें से याद रखना कि इसके लिए आधार विजन 2032 है तो नीलकंठ मिश्र जो इस समय UIDAI के चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है आधार विजन 2032 के लिए। ठीक, हाई लेवल एक एक्सपर्टीज कमेटी का गठन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है रोहन बोपन्ना। सबने नाम सुना होगा कि भारत के एक स्टार टेनिस प्लेयर हैं और टेनिस प्लेयर में मुख्य रूप से ये मिक्स्ड प्रतियोगिता, जिसमें से महिला पुरुष एक मिक्स्ड टीम के रूप में खेलते हैं, तो मिक्स्ड प्रतियोगिताओं में से इनका नाम खूब बना था। तो रोहन बोपन्ना हाल ही में इन्होंने जो है पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो संन्यास लिया है तो इनके बारे में ये पॉइंट याद रखना कि इन्होंने अपना आखिरी मैच जो है ये कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक के साथ इन्होंने पेरिस मास्टर 1000, ठीक, पेरिस मास्टर्स, ये बहुत अच्छे से याद रखना कि पेरिस मास्टर्स 2025 में ही अपना आखिरी मैच खेले। अब ये जो रोहन बोपन्ना है, रोहन बोपन्ना ने 2017 में फ्रेंच ओपन में मिक्स्ड डबल्स में गैब्रिएला डेब्रोवस्की कनाडा के साथ मिलकर इन्होंने ये खिताब जीता था, मिक्स्ड डबल का खिताब जीता था। ठीक, इसी के साथ में मेंस डबल्स में इन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैथ्यू एबडन के साथ में मिलकर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। 2024 में सबसे अधिक उम्र में नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी बनने वाले ये एक खिलाड़ी रहे। रोहन बोपन्ना और पाकिस्तान के खिलाड़ी थे एसाम उल हक कुरैशी, ये भी कुछ समय तक दोनों एक साथ खेले, तो इन दोनों को इंडो पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना गया। तो रोहन बोपन्ना याद रखना कि मुख्य रूप से ये याद रखना 2017 फ्रेंच ओपन, 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन और साथ में आखिरी मैच पेरिस मास्टर्स। ठीक, नेक्स्ट है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका जो है, भूपेन हजारिका के बारे में खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। भूपेन हजारिका कौन थे? तो भूपेन हजारिका जो हैं भारत के ये असम के सादिया जिले से संबंधित हैं। भारत के एक प्रसिद्ध लेखक, गीतकार, ठीक, समाज सुधारक, राजनेता भी थे। ठीक, तो 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसीलिए जो है भूपेन हजारिका के नाम पर एक पुल भी है नॉर्थ ईस्ट में जो ढोला सादिया पुल के नाम से जाना जाता है। लोहित नदी में ये पुल स्थित है। ठीक, भारत का सबसे लंबा नदी पुल है जिसकी लंबाई टोटल 9.15 किलोमीटर है। असम यानी सादिया असम से अरुणाचल प्रदेश के ढोला तक ये जो है पुल जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर यह पुल निर्मित है। तो हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिया गया है।
ठीक, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री के रूप में इन्होंने ये पुरस्कार दिया है। ठीक, तो कुल 6 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के साहित्यिक विकास के लिए जिन्होंने योगदान दिया है या वहां से संबंधित जो भी इतिहास में योगदान दिया है या पुस्तकें लिखी है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर प्रमोट जिन लोगों ने किया है उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो कुल 6 लेखक जो हैं, 6 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें से येसे दोरजी थोंगचिंग जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, लैसराम मेमा मणिपुर से संबंधित है, रजनी वसुमतारी असम से संबंधित है, LR सैलो मिजोरम, ठीक, डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका असम, प्रोफेसर डेविड आर सीएम लिए, ठीक, ये यूपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो इनको ये मेघालय से संबंधित है। तो 6 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है स्टारलिंक। स्टारलिंक जो है सबने पढ़ा है कि एक समय देखा होगा कि कोविड काल में जो है इसके सैटेलाइट स्थापित किए जा रहे थे, तब खूब आता था, चर्चा में आती थी कि देखो अंतरिक्ष में या आकाश में ट्रेन चल रही है। ठीक, वो ट्रेन नहीं थी, वो स्पेस एक्स कंपनी, ये किससे संबंधित है? एलन मस्क। ठीक, तो एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है। इसने क्या किया, लो अर्थ ऑर्बिट पर, लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब हुआ लगभग 600 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसने सैटेलाइट स्थापित किए। ठीक, तो सैटेलाइट जो स्थापित किए गए, ये सैटेलाइट थे संचार उपग्रह। वैसे तो संचार उपग्रह जो होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ये जो थे सुदूर संवेदी उपग्रह थे। सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं? मुख्य रूप से पृथ्वी पर जो है पर्यावरण से संबंधित या मानसून से संबंधित निगरानी के लिए प्रयुक्त होते हैं और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहलाते हैं। 600 से 700 किलोमीटर की अपेक्षाकृत लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी निचली कक्षा में, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। तो स्पेसएक्स कंपनी ने जो है एक प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल के बाद इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम रखा स्टारलिंक। ठीक, तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत इसने क्या किया, कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स, यानी इसने उपग्रहों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला स्थापित की और इस श्रृंखला के माध्यम से क्या था कि भारत में इंटरनेट, संपूर्ण विश्व में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। कि जिन क्षेत्रों में, जो दूरगामी क्षेत्र हैं जहां पर मोबाइल के टावर नहीं लगाए जा सकते, उन क्षेत्रों में जो है सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराया जाना ही इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था। ठीक, तो स्पेसएक्स कंपनी से संबंधित है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है स्टारलिंक का, कि सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना। तो हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने अपने राज्य में उच्च गति, सरकारी क्षेत्र में सरकारी विभागों को उच्च गति का नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए, और साथ ही में कुछ एक क्षेत्र हैं जिनमें से गढ़चिरौली, नंदुरबार, वासिम, धाराशिव, ठीक, ये मुख्य रूप से भौगोलिक दृष्टि से ऐसे स्थान है जहां पर जो है नेटवर्क की अत्यंत समस्या होती है, जिसमें से गढ़चिरौली जो है यहाँ का एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है गढ़चिरौली। ठीक, तो इन क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए या इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्टारलिंक से समझौता किया है। तो स्टारलिंक कंपनी के साथ समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट है इंड क्यूए। इंड क्यूए मतलब इंडिया, क्यूए मतलब क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग बेंचमार्क। इसमें से सबसे पहले पॉइंट याद रखना कि एक कंपनी है ओपन एआई। ओपन एआई द्वारा चैट जीपीटी लॉन्च किया गया। तो चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी यानी जितने भी ये एआई से संबंधित जितने भी ये प्लेटफॉर्म हैं, ठीक, या एआई मॉडल हैं, इनको ट्रेन करने के लिए, क्षेत्रीय भाषा में ट्रेन करने के लिए ये ओपन एआई कंपनी ने एक योजना प्रारंभ की है, जिसमें से सबसे पहले उसने भारत में क्षेत्रीय मतलब एक रीजनल एरिया में, यानी भारत में किस प्रकार से लोग किस तरीके से चीजें सर्च करते हैं उसके हिसाब से एक पूरा क्वेश्चनायर बनाया गया है। लगभग जो है 2278 प्रश्नों की एक सीरीज बनाई गई है जो भारत की 11 भाषाओं में उपलब्ध है। ये क्वेश्चन जो है भारत में विभिन्न क्षेत्र में कानून से संबंधित हो सकता है, वास्तुकला डिजाइनिंग से संबंधित, भोजन से संबंधित, दैनिक दिनचर्या से संबंधित, धर्म पर, मीडिया, साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, इन सबसे विषयों से संबंधित भारत के संदर्भ में, स्पेसिफिक भारत के संबंध में इसने एक क्वेश्चनायर तैयार किया है या क्वेश्चन तैयार किए हैं। उसको नाम दिया गया है इंड क्यूए। ठीक, इंडिया क्वेश्चन आंसरिंग बेंचमार्क। ठीक, तो ये ओपन एआई से संबंधित है, बस इतना याद रखना कि रीजन बेसिफिक बेंचमार्क है। ठीक,
ये एक तरीके से ये जो ओपन एआई कंपनी है अपने चैट जीपीटी को अपने क्षेत्रीय हिसाब से यानी भारत के हिसाब से इसको ट्रेन कर रही है। ठीक, अभी भारत से इसने शुरुआत की है, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए ये योजना लॉन्च करेगी। केवल इतना याद रखना है, इंड क्यूए जो है ये ओपन एआई कंपनी द्वारा एक 2278 प्रश्नों की एक श्रृंखला है। ठीक, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सन कैचर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सन कैचर। प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है कि ये गूगल कंपनी ने अभी प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिस तरीके से अभी बताया कि स्टारलिंक ने क्या किया, स्टारलिंक ने उपग्रहों की एक श्रृंखला बनाई, एक कांस्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट, यानी उपग्रहों की एक श्रृंखला बनाई, और इस उपग्रहों के माध्यम से उसने क्या किया कि संपूर्ण विश्व में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। आजकल एक वर्ड पड़ा होगा डेटा सेंटर, यानी कंप्यूटर जगत से संबंधित जो भी डेटा है, वो चाहे मोबाइल फोन का डेटा हो या अन्य डेटा हो, सारे के सारे डेटा को संरक्षित करने के लिए विभिन्न कंपनियों द्वारा डेटा सेंटर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डेटा स्टोरेज बनाए जाते हैं। तो डेटा स्टोरेज करने के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उसको हाई एनर्जी चाहिए, ठीक, जिससे कि बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। अब जो डिवाइस बनाई गई है स्टोरेज डिवाइस को ठंडा रखने के लिए जो है जल की उपलब्धता होनी चाहिए। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए गूगल ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कि जिस तरीके से स्टारलिंक और इसी तरीके से प्रोजेक्ट क्यूपर चला था, जिसने जो मुख्य रूप से अमेजन कंपनी का था कि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना, किससे, सैटेलाइट से। तो गूगल ने उसी की तर्ज पर एक नया कॉन्सेप्ट विकसित किया है प्रोजेक्ट सनकैचर की। इसका उद्देश्य क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि जो सैटेलाइट है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित करेंगे और वहां पर सैटेलाइट के साथ में सैटेलाइट में ही स्टोरेज बॉक्स लगाएंगे, ठीक, जिनको मुख्य रूप से एआई हार्डवेयर, जिनको टीपीयू कहते हैं, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसी पर मतलब ऐसी डिवाइस लगाए जाएंगे, हार्डवेयर लगाए जाएंगे, और ये सैटेलाइट का एक पूरी चेन होगी, श्रृंखला होगी, जिसमें से पूरा का पूरा जो यहाँ पर पृथ्वी पर जो भी चीजें संचालित हो रही, जो डेटा सेंटर बनाए जाते हैं, उसको डेटा सेंटर को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। अब जो मुख्य समस्याएं थी क्या थी, हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी ज्यादा मात्रा में बिजली की आवश्यकता होगी। तो बिजली के लिए क्या होगा, वहां पर जो है सौर ऊर्जा से उन्हीं सैटेलाइट पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, सौर ऊर्जा से 24 घंटे उनको बिजली उपलब्ध होती रहेगी। अंतरिक्ष है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, तो उनको ठंडे रखने के लिए जल की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो ये प्रोजेक्ट सनकैचर जो है गूगल द्वारा संचालित किया गया है। उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करना, ठीक। तो वन लाइनर में क्वेश्चन यही है कि अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने का पहला प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, गूगल ने, ठीक। नेक्स्ट है इच्छक। इच्छक जो है संस्कृत का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मार्गदर्शक या गाइड, ठीक, मार्गदर्शक या गाइड। तो ये भारतीय नौसेना में अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा सर्वे पोत है, ठीक, सबसे बड़ा सर्वे शिप है। मुख्य रूप से इसका काम क्या है कि समुद्री क्षेत्र में समुद्र की गहराई के उस संबंध में हाइड्रोग्राफी मतलब समुद्र में मैपिंग करना, ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें याद रखना, इच्छक जो है कोची में अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया है, और एक हाइड्रोग्राफिक, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोग्राफिक सर्वे पोत है, ठीक। दो चीजें इसमें याद कर लेना। नेक्स्ट है पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड। तो पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड ये एक भारत की एक अग्रणी उर्वरक उत्पादन कंपनी है, जो मुख्य रूप से भारत में उर्वरक है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये एनपीके मृदा में अनुपात होता है 3:2:1 का अनुपात होता है। तो इसमें से फास्फेटी उर्वरक जो है, फास्फेटी उर्वरकों का मुख्य रूप से उत्पादक है पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड। तो पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने अभी हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इसके लिए लोगों को या किसानों को जागरूक करने के लिए मुख्य रूप से 2 अभियान प्रारंभ किए गए हैं। एक खेती का गेम चेंजर, ठीक, जिसमें से मुख्य रूप से नई पीढ़ी के नैनो उर्वरकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक, जिसका नारा दिया गया है जय किसान, नवरत्न, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, ठीक। दूसरा जो है एक अभियान प्रारंभ किया गया एनपीके और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की विनिंग टीम, ठीक, जिसमें से मुख्य रूप से पारादीप फास्फेट लिमिटेड द्वारा किस तरीके से बायो फर्टिलाइजर्स को, जैव उर्वरकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक। तो पारादीप फास्फेट लिमिटेड जो है ये 1981 में स्थापित हुई थी, निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी फास्फेटिक कंपनी है
ये जुआरी मैरो फास्फेट्स लिमिटेड इसकी प्रमोटर कंपनी है, जो आगे चल के दो, एक मोरक्को की कंपनी है और एक जुआरी एग्रोकेमिकल है, इनके द्वारा मिलकर बनाई गई है। ठीक, कुल मिला के इतना याद रखना है इसमें कि पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड ये उड़ीसा के जो है मुख्य रूप से पारादीप में कंपनी स्थापित है। राहुल द्रविड़ को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक, नेक्स्ट है फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है कि नॉर्मल राइस है, नॉर्मल चावल है, उस चावल में कुछ इनरिचमेंट कर दिए जाएं, कुछ एक परिवर्तन कर दिए जाएं जिससे कि भोजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाए। नॉर्मल चावल है उसमें से पोषक तत्वों की कमी होती है, उनको दूर करने के लिए उसमें से कुछ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं जो मुख्य रूप से लोहा या आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ठीक, इन सबको मिलाकर जो है फोर्टिफाइड चावल तैयार किया जाता है। तो फोर्टिफाइड चावल अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट किया गया है। तो छत्तीसगढ़ ने एक्सपोर्ट कहाँ के लिए किया है? पापुआ न्यू गिनी के लिए किया है। ठीक, तो पापुआ न्यू गिनी मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित देश है। तो वहां के लिए छत्तीसगढ़ से 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल एक्सपोर्ट किया गया। तो भारत में कृषि से संबंधित जो एक्सपोर्ट है वो कौन सी संस्था करती है? एपीडा। एपीडा का फुल फॉर्म स्थापना कब हुई? खूब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्थापना कब हुई? 1986 में। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था है। ठीक, तो याद रखना फोर्टिफाइड चावल कहां से? छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी के लिए एक्सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, अब इसमें से दो चीजें याद रखना। एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, यानी लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस दिवस, ठीक, या राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आयोजन कब किया जाता है? 7 नवंबर 2025 को अभी आयोजन किया गया है। थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक, यही थीम जो है विश्व कैंसर जागरूकता दिवस की भी है। आयोजन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस का आयोजन 7 नवंबर को किया जाता है, और जबकि विश्व कैंसर जागरूकता दिवस का आयोजन 4 फरवरी को किया जाता है। भारत में आयोजन 2014 से शुरू हुआ। 2014 में उस समय के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ये दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन जो है मैरी क्यूरी की जयंती होती है। मैरी क्यूरी कौन थी? मैरी क्यूरी जो है इन्होंने जो है रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। अब रेडियो एक्टिविटा से संबंधित मुख्य रूप से रेडियम की खोज की थी। ठीक, अब इन्होंने जो खोज की थी उसी के आधार पर कैंसर के उपचार के लिए रेडियोपैथी प्रारंभ की गई। ठीक, तो इसलिए जो है यही दिन चुना गया। विश्व में जो है 2025 की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, इसी को अपनाते हुए भारत ने भी यही थीम आयोजित की है या यही थीम बनाई है इसकी। ठीक, तो दोनों याद कर लेना। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को आयोजित होता है। अंतरराष्ट्रीय या विश्व कैंसर अंतरराष्ट्रीय जागरूकता दिवस ये 4 फरवरी को आयोजित होता है। नेक्स्ट है फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है हाल ही में एक संग्रहालय या स्मारक जो है उसका उद्घाटन किया गया है। इसका नाम क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। इसमें से एक वन लाइनर क्वेश्चन याद रखना है कि भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर, ठीक, जो वहीं पर अटल नगर है, तो अटल नगर में इस भारत के पहले जो डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम यानी जनजातियों से संबंधित जो आंदोलन रहे, यानी भारत की आरंभिक स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रणेता रहे, जिनमें से मुख्य रूप से विभिन्न जनजातियों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ या ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ जो आंदोलन प्रारंभ किए गए, उन आंदोलन से संबंधित लोगों के या जो व्यक्ति हैं उनके उल्लेखनीय योगदान को दिखाने के लिए ये इस संग्रहालय की स्थापना की गई। डिजिटल है तो वहां पर स्क्रीन लगी हुई है, इंटरेक्टिव स्क्रीन, ठीक, क्यूआर कोड्स लगे हुए हैं, तो क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये संग्रहालय का स्थापना कहां पर की गई है? नवा रायपुर अटल नगर में। ठीक, अच्छे से याद रख लेना। कुछ एक वहां के विद्रोह हैं छत्तीसगढ़ के जिनमें संबंध में ये सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं। तो ये वीर नारायण सिंह कौन थे? तो 1856-57 यानी 1857 की क्रांति के जस्ट पहले इन्होंने
जो है वहां पर अकाल पड़ा था। अकाल के पश्चात जो है इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन किया था। ठीक, नेक्स्ट है नेक्स्ट कार 19, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी है। कार टी सेल थेरेपी क्या होती है? कार टी सेल थेरेपी जो होती है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। ठीक, कैंसर कैसे होता है? कैंसर होता है कि जब रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, असीमित संख्या उनकी हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। तो कैंसर मुख्य रूप से श्वेत रक्त कणिकाओं में जो टी कोशिका पाई जाती है, तो टी कोशिका को शरीर से पृथक करना और इस टी कोशिका में जीनोम एडिटिंग के माध्यम से, यानी जीनोम में परिवर्तन, प्रयोगशाला में जीनोम एडिटिंग करके इनके गुणों में कुछ परिवर्तन कर देना, और टी सेल जो थी, जो श्वेत रक्त कणिकाओं से निकाली गई थी, ये मनुष्य के ब्लड में फिर से प्रतिस्थापित कर देना। ठीक, अब ये जो टी सेल जो है, जो जीनोम एडिटिंग से बनाई गई हैं या हेरफेर किया गया है, ये जब शरीर में जाएंगी तो ये कैंसर के जो तत्व हैं या कण हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेगी। ठीक, तो ये कार टी सेल थेरेपी होती है। ठीक, जो मुख्य रूप से कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग होती है। तो हाल ही में भारत में भी एक स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है हाल ही में लॉन्च की गई है, जिसका नाम रखा गया है नेक्स्ट कार 19। ठीक, ये मुख्य रूप से इम्यूनो एक्ट नाम की एक कंपनी है, इम्यूनो एक्ट नाम की कंपनी द्वारा इसका विकास किया गया है। ये कंपनी जो है आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयासों से कंपनी इम्यूनो एक्ट स्थापित की गई है। इसी कंपनी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए नेक्स्ट कार, ठीक, ये नई थेरेपी जो है इसका विकास किया गया है। ठीक, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है जेम्स वाटसन। साइंस पढ़ना शुरू किया होगा तो सबसे पहले बचपन से पढ़ते आए हो कि वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था, जो है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो दो तीन चीजें इसमें याद कर लेना कि जेम्स वाटसन किस देश से संबंधित, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित। ठीक, 1953 में इन्होंने ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे फ्रांसिस क्रिक, ठीक, इनके साथ मिलकर डीएनए की जो है डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। ठीक, इनको वर्ष 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वाटसन और क्रिक ये वो है। ठीक, तो वाटसन का निधन हो गया है हाल फिलहाल में। थोड़ा सा अपने अंतिम दिनों में थोड़ा सा विवादित रहे, भारत जैसे देशों के लिए इन्होंने थोड़ी सी टिप्पणी की थी, जिस कारण से जो वैज्ञानिक लोग हैं इनसे उन्होंने उचित दूरी बना ली थी, अंतिम दिनों में थोड़ा सा विवादित रहे। नेक्स्ट है 24वां विश्व विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है कि जो विज्ञान से संबंधित खोजें हैं वो केवल वैज्ञानिकों तक सीमित ना रह जाएं, उनका लोगों के विकास के लिए या लोगों की भलाई के लिए किस तरीके से प्रयोग किया जाए, इसके लिए विश्व विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? यूनेस्को द्वारा 2001 में स्थापित किया गया था, पहली बार 2002 में आयोजन किया गया था। विश्व विज्ञान दिवस कब आयोजित किया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को। ठीक, वर्ष 2025 की थीम क्या है? ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050, यानी 2050 तक हम विज्ञान को किस तरीके से जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे, विश्वास, परिवर्तन और भविष्य। ठीक, ये इसकी थीम रही। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 2024 से 33 की अवधि को, ठीक, ये बहुत आने वाले दिनों में क्वेश्चन पूछा जाना है कि 2024 से 33 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास के लिए विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में चिन्हित किया गया या घोषित किया गया है। सतत विकास के लिए विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय दशक, यानी सतत विकास में विज्ञान का क्या योगदान होगा। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, तो विज्ञान का क्या योगदान हो सकता है, ये 2024 से 33 की अवधि को घोषित किया गया है इसके दशक के रूप में। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह के रूप में 9 से 15 नवंबर के रूप 15 की अवधि को ये चिन्हित किया गया है। ठीक, तो विश्व विज्ञान दिवस कब आयोजन होता है? 10 नवंबर 2025 को। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है इसका आयोजन 28 फरवरी को किया जाता है। 28 फरवरी को क्यों किया जाता है? क्योंकि भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन, उन्होंने प्रकाश में
रमन इफेक्ट की खोज की थी कि किस तरीके से जो है प्रकाश के प्रकीर्णन में रमन इफेक्ट प्रभाव करता है। ठीक, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के जो है 1986 में घोषित किया गया था। 1987 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को आयोजन होता है और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को आयोजित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ऐसे ही दो क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है आयोजन 11 नवंबर 2025 को किया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और जबकि 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक, दोनों याद रखना। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के या उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में जो है इसका आयोजन किया जाता है। कब? 11 नवंबर को प्रतिवर्ष। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो आजकल जो है शिक्षा मंत्रालय कहलाता है, नाम बदल दिया गया था बाद में शिक्षा मंत्रालय। तो जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसके द्वारा 2008 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इनका जन्म मक्का में हुआ था, भारत में रहे थे, भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया था इन्होंने। अल हिलाल इनकी पत्रिका है। जो क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि अल हिलाल नामक पत्रिका का भी इनके द्वारा प्रकाशन किया गया था। 35 वर्ष की आयु में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कांग्रेस के युवा अध्यक्षों में से एक थे। ठीक, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं की स्मृति पर 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के मध्य में, मित्र शक्ति 2025। तो मित्र शक्ति 2025 जो है ये इसका 11वां संस्करण है। आयोजन 10 से 23 नवंबर 2025 के मध्य में किया गया। ये कर्नाटक के बेलगामी में आयोजन किया गया। ठीक, संयुक्त सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास का मतलब ये हुआ कि आर्मी, भारत और श्रीलंका की आर्मी के मध्य का एक युद्ध अभ्यास है। ठीक, तो भारत की तरफ से मुख्य रूप से ये आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए इसका आयोजन किया गया। आजकल कई क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, जैसे एनटीपीसी जैसे एग्जाम है, वहां पर पिछली बार के एग्जाम में जितने भी ये नेवल जो जितने भी ये मिलिट्री एक्सरसाइज थे, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में खूब डिटेल पूछी थी। आयोजन कहाँ किया गया, किसने किसने भाग लिया, ठीक, क्या विशेष था, इसका मुख्य फोकस क्या था। तो मित्र शक्ति जो है, मित्र शक्ति का मुख्य फोकस था आतंकवादी विरोधी अभियान। ठीक, किसके किसके बीच में आयोजन हुआ? भारत और श्रीलंका के मध्य में। आयोजन कहां पर हुआ? बेलगामी, कर्नाटक में। ठीक, नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार। दो पुरस्कार हैं, अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों में कंफ्यूजन खूब होता है। एक बुकर पुरस्कार, एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखो दोनों में अंतर क्या है। बुकर पुरस्कार जो है, बुकर पुरस्कार ये दिया जाता है अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए। ठीक, मतलब अंग्रेजी भाषा में ही उपन्यास लिखा हो, ठीक, उपन्यास की कैटेगरी में। और ये उपन्यास यूके यानी यूके मतलब ब्रिटेन, ठीक, शुरू में पूरे राष्ट्रमंडल के लिए था, लेकिन बाद में जो है यूके मतलब सभी देशों के लिए खोल दिया गया। किसी भी देश का कोई भी लेखक है जिसने अंग्रेजी भाषा में अपनी पुस्तक लिखी हो, लेकिन उसका प्रकाशन जो है यूके या आयरलैंड, ठीक, इन दो देशों में से कहीं पर भी उसका प्रकाशन वहां की कंपनी द्वारा कराया हो, खुद प्रकाशन नहीं, वहां की वहां पर जो रजिस्टर्ड कंपनी है वहां पर अगर उसने अपना प्रकाशन कराया है तो अंग्रेजी भाषा की इस पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जबकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये अंग्रेजी भाषा की अनुदित यानी अनुवाद किया गया हो, ठीक, अंग्रेजी भाषा से और किसी भाषा में अनुवाद कर दिया गया तो उस पुस्तक के लिए, या मतलब और किसी भाषा में ये पुस्तक लिखी है उसका अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन कर दिया गया तो अनुदित पुस्तक को इसको ये पुरस्कार मिलता है। जबकि बुकर में अंग्रेजी भाषा में ही लिखी हो, ओरिजिनल भी मौलिक रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी हो, और यहाँ पर क्या है कि और किसी भाषा में लिखी हो, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया हो। ठीक, तो बुकर पुरस्कार में जो है डेविड सजाले जो है हंगेरिया यानी हंगरी के निवासी हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। तो 2025 के बुकर पुरस्कार के विजेता डेविड सजाले, ठीक, इनकी पुस्तक का नाम फ्लैश नाम की जो पुस्तक है, ये भावनात्मक रूप से उदासीन एक व्यक्ति की कहानी का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक, तो याद रखना कि जो है बुकर पुरस्कार 2025। अब ये जो पुरस्कार इन्होंने डेविड सजाले ने जीता है, भारत की किरण देसाई की पुस्तक ये सेकंड रैंक पे रह गई। ठीक, ये भी पुरस्कार विजेता की श्रेणी में थी,
शॉर्ट लिस्ट इनकी भी पुस्तक हुई थी, लेकिन ये दूसरे नंबर पर रह गई। तो आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चन भी खूब पूछा जाएगा, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक, ये पुस्तक का नाम याद रखना कि किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक, किरण देसाई द्वारा। ठीक, अब तक जो है बुकर पुरस्कार प्राप्त करता भारत के लोग या भारतीय मूल के लोग जो है, इसमें से वीएस नायपाल, पुस्तकों के नाम खूब पूछे गए हैं, फ्री स्टेट, सलमान रुश्दी ये इनको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, अरविंद अडीगा को द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। ठीक, इस वर्ष का 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी भारतीय को ये पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया? ये कन्नड़ भाषा में एक लघु कथा थी जो बानू मुस्ताक द्वारा लिखी गई थी, हार्ट लैंप के नाम से, और इसका दीपा भस्थी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक, तो इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो बुकर पुरस्कार याद रखना, डेविड सजाले को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक, बुकर और अंतरराष्ट्रीय बुकर दोनों एक साथ याद करना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय। वैसे तो देखने में लग रहा है कि ये क्या है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन क्या है? यूएन वाटर कन्वेंशन। सबसे पहले ये कन्वेंशन, ये संधि है क्या? ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संधि है जिसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ, मेन इंपॉर्टेंट है, ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। ये जो संधि है 1992 में हेल्सिंकी में स्वीकृत की गई थी, 1996 से प्रवर्तित है, और 2016 से ये संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी देश के लिए खुली है, ओपन है, कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है। ठीक, ये संधि है किस लिए? ये एक कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ, प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण, यूज मतलब प्रयोग, किस लिए, किसके प्रयोग के लिए? ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर की नदियां, ठीक, इंटरनेशनल लेक्स यानी अंतरराष्ट्रीय झीलें, यानी एक या एक से अधिक देशों के मध्य में जो नदियां प्रवाहित होती हैं, जो एक या एक से अधिक देश जो हैं झीलें हैं, उन झीलों या नदियों में नदियों के जल के बेहतर प्रयोग के लिए जो है ये संधि लागू की गई। ये जो संधि लागू की गई, ये संधि एक अंतरराष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी संधि है। ठीक, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश जो आजकल लगातार चर्चा में रहता है, ठीक, बांग्लादेश इस संधि में शामिल हो गया। भारत शामिल नहीं है, बांग्लादेश इस संधि में शामिल हुआ है, और इस संधि के शामिल होने से भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव किस तरीके से पड़ सकता है? ये संधि किस लिए है? ट्रांस बाउंड्री वाटर के प्रोटेक्शन और उसके बेहतर यूज के लिए। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के मध्य में लगभग 54 जो है छोटी बड़ी नदियां जो हैं दोनों देशों में प्रवाहित होती है, जिसमें से विवाद सबसे बड़ा तीस्ता नदी जल विवाद। ठीक, तो इस प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिए भारत अभी तक प्रयास करता था द्विपक्षीय संबंधों की, जैसे सिंधु समझौता, भारत और पाकिस्तान के मध्य का समझौता। ठीक, गंगा समझौता 1996 में हुआ था, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य का समझौता था। अब इन द्विपक्षीय संबंधों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास होगा बांग्लादेश। विगत दिनों बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार वो जो है चीन के कहने पर जो है लगातार भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं बांग्लादेश में। ठीक, तो जो है आगे आने वाले दिनों को भारत में भारत को और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, तो ये मुख्य रूप से भारत के लिए चिंता का विषय यही है कि द्विपक्षीय मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये ले जाने का प्रयास बांग्लादेश का होगा। तो बांग्लादेश इस संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। ठीक, तो संधि याद रखना कि इस प्रकार की कोई एक संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की नदियों और झीलों के लिए जो है उनके जल के बंटवारे के लिए जो है एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। जो डिसीजन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो डिसीजन दिया जाएगा वो मानना पड़ेगा। ठीक, तो भारत के लिए एक चुनौती है। ठीक, आज की क्लास में जो है इतना ही। नवंबर महीने की सेकंड क्लास जल्दी ही यूट्यूब चैनल पर जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। ठीक।